हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लास 11 का एनसीईआरटी कर रहे हैं, जो कि ये है पॉलिटी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आज चैप्टर 2 है। इसके चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है, तो चैप्टर 2 में है स्वतंत्रता। तो देखिए, आप लोग एकदम माइंडसेट बना के चलिए कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के लेवल का ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझ विकसित करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वो शब्द दिया है स्वतंत्रता, तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, पीआर नॉलेज सेंटर के चैनल के बारे में बताऊंगा मैं। पीआर नॉलेज सेंटर, इस पे यूपीएससी का डेली टेस्ट चला जाता है और इसमें वैगिंग चलाया जा रहा है जो करंट अफेयर का है। और जितने भी पीआईक्यू हैं उन सभी को सॉल्व किया गया है। तो आप सभी लोग जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल का देखिए, अगर आपको चाहिए टेलीग्राम आईडी, तो पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जो भी होता है वहाँ पे, जो भी वीडियो आने वाला रहता है, जो भी पीडीएफ होता है, सब वही पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जाइए, इसको इससे भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए अब देखते हैं, चैप्टर पे आते हैं और इसमें देखेंगे स्वतंत्रता। अच्छा, अगर असल मायने में अगर आपको सामने स्वतंत्रता आता है, स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता, आप एक इंसान हैं और स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको स्वतंत्रता क्या मिली हुई है? तो क्या सोचते हैं? देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ अपने विचार और कार्य, जीवन के निर्णय लेने की आज़ादी, बिना किसी अनुचित बंधन या दबाव के। यह व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने, बोलने और अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने का अधिकार देती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है। अगर कोई बंधन है, जैसे कि आपके माँ-बाप के अंदर में आप, जो भी है आपके मम्मी-पापा हैं, तो बोल रहे हैं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, तो आपकी स्वतंत्रता का वो बाधक नहीं है। ठीक है? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए दूसरों के अधिकार का सम्मान करना भी है। यह समाज, देश और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हर किसी को समानता और न्याय का एहसास कराती है। तो ये होती है स्वतंत्रता। ठीक है? स्वतंत्रता आपको ऐसा है कि किसी के घर में नहीं घुस जाएँगे या जाकर रोड पर शोर नहीं मचाएँगे आप, क्योंकि इससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो आपकी स्वतंत्रता कैसा है कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना है, ये होता है स्वतंत्रता। तो चलिए, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है? आप लोग पहले तो माइंडसेट बना के चलिए कि देखिए, आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हर एक शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत होता है। तो जो भी समझना हो, जो भी करना हो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो जहाँ तक यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका डिटेल देखेंगे। तो पढ़ते हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे हैं? सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और निर्यात की नियंत्रण जो है स्वयं करें, और तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। और न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। देखिए, यहाँ पर मानव की ही बात नहीं कर रहा है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा पर्सनल, बल्कि पूरे समाज की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, समाज जो होता है वो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है? तो क्या यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सारे व्यक्तियों का स्वतंत्रता जो है वो उनकी समानता, उनकी स्वतंत्रता, मतलब कि किसी के अधिकारों का हनन बिना किए हुए आपको कार्य करना है, क्योंकि उन्हीं की संस्कृति और भविष्य की रक्षा होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लोगों के विविध हितों, विविध मतलब अनेक हित होते हैं, अलग-अलग जिनके संस्कार होते हैं, अलग-अलग त्योहार होते हैं, जो भी होता है तो वही विविधता होता है। विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएँ तय की जाएँ। मतलब कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सीमाएँ तय की जानी चाहिए ना। जैसे कि आपको है कि पुलिस स्टेशन में घूमने का अधिकार दिया गया है। ठीक है? अब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आप वहाँ पे जाके आप जेल के अंदर भी घूमने लगेंगे। ताला खोलो भाई, मुझे जेल के अंदर जाना है, देखो मैं वहाँ पे क्या घूमना है। तो क्या करना है? स्वतंत्रता की कुछ सीमाएँ तय भी की गई हैं। लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएँ हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियाँ प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है,
जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही चर्चाओं पर नजर डालेंगे, देखेंगे क्या होनी चाहिए आपकी स्वतंत्रता, उसके बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पे कुछ सम पॉइंट दिया गया है अध्याय के अध्ययन के बाद में। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता को महत्व को समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत क्या क्या मतलब है। देखिए अब इसके बारे में इतना पढ़ना है, आप इतना माइंडसेट बना के चलिए कि आपके ये क्वेश्चन है व्यक्ति और समाज दोनों की स्वतंत्रता के बारे में, ये टॉपिक समझ लीजिए, टॉपिक है आपके, इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए अब इसमें पहला पॉइंट आता है, इन सवालों के स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। चलिए देखते हैं। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति कौन? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों की शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। उनका सिर्फ काले लोगों के लिए नहीं बल्कि श्वेत में जो सफ़ेद लोग थे उनके भी लोगों के लिए ये आंदोलन चला रहे थे। देखेंगे यहाँ पर इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 27 वर्ष, बहुत बड़ा होता है 27 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल यानी मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, प्रिय खेल खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सव का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि मतलब आप खुद कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है, ये सब जो बातें ऊपर है ना, छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। 27 वर्ष का जो मसला होता है बहुत भारी होता है। मतलब 27 वर्ष सोचकर देखिए, 27 वर्ष कितना बड़ा समय होता है। ये बहुत भारी कीमत चुकाई है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सूकी के लिए, आंग सान सूकी गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सूकी को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था और सूकी अपने बच्चों, यहाँ पे हैं सूकी, ये अपने बच्चों से अलग हैं। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सूकी को, इनका नाम है सूकी, को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनके पति को जब ये मौत होने वाली थी कैंसर से, तब सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक क्या था? फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति है। वह कहती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं
उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। कोई आपकी बातों से मजाक उड़ा रहा है तो उससे डरिए नहीं, बल्कि उनका सामना करिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं, मतलब जो डर है उस पर ही विजय पा लें। देखेंगे आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष का केंद्र में था। ये तो ये आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की कुछ कहानियों के बारे में बताया गया, और ये रियल है, न कि कोई सिर्फ कल्पना किया गया है। चलिए अब देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता क्या है। अभी मैंने कुछ बताया था, अब चलिए किताब की भाषा में देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर में कोई निर्णय ले रहे हैं, देखिए घर का साथ लेकर निर्णय होता है तो वो ठीक है, उसमें आप बाधक नहीं है, ठीक है, उसमें आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा रहा, बल्कि जो बाहर की बातें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। चलिए तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्वराज के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ क्या है? स्व मतलब यह स्वयं मतलब सेल्फ का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है, अपने ऊपर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर एक मूल्य है। यह एक मूल्य है। देखिए, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है। इसमें ऐसा वर्ड लिखा है, एकदम सिंपल साधारण भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उस भाषा से ही समझ में आपको आ रहा होगा। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है। क्या नारा बन गया है? जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन में क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? तिलक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है? तो तिलक का कथन है, को प्रेरित किया। इसमें और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्वराज का आशय अपने ऊपर राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। देखेंगे स्वराज में गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ में लिख के दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन पूछूं मैं? चलिए पूछ लेता हूँ। अगर आप अपने भाषा में लिखना चाहें तो स्वराज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? क्या आप मुझे कुछ शब्द में, इसको लगभग आप 40-50 शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको मुझे बताइए
कि स्वराज का मतलब क्या होता है, आप लोग के शब्दों में क्या होता है। जैसे कि तिलक ने कहा था ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्व की बात कर रहा है। इसको जो मैंने अभी पढ़ाया है इसके ऊपर जाइए और देखिए, इसको वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिए कि क्या ये क्या बता रहा है, लोग क्या सोचते हैं स्वराज के बारे में, गांधी जी क्या सोचते हैं। और आप अपने भाषा में कुछ लिख कर बताइए। देखिए, लिखेंगे तभी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लिखिए, गलत ही लिखिए, सही लिखिए, जो भी समझ में आए उसके बारे में लिखिए, लेकिन थोड़ा-सा लिखिए, क्योंकि देखिए मैं बार-बार बोलूँगा लिखना है, क्योंकि लिख कर ही आप पास होने वाले हैं। तो थोड़ा-सा स्वराज के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम में लिख कर भी भेज सकते हैं स्वराज का मतलब, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल, समाज और जो व्यक्ति के बीच में है ना, उसमें रिश्तों का जो पड़ताल भी करना ज़रूरत है। यह देखना भी ज़रूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं देता है। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। अच्छा देखिए, आप मान के चलिए, आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप यहाँ पे स्कूल है आपका, ठीक है? स्कूल जा रहे हैं, तो बीच में क्या करेंगे? रास्ते में कैसे जाएँगे? बहुत शोर मचाते जाएँगे, लोगों को मारते-पीटते जाएँगे, तो ऐसा नहीं करेंगे ना, आप सीधे जाएँगे अपना पढ़ने और पढ़ के वापस लौटेंगे। तो जो चीज़ ज़रूरी है आप उसको करेंगे और जो ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी को मार-पीट करना है, फालतू बकवास करना है किसी के साथ, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। तो कौन से लक्षण को छोड़ना है, कौन से लक्षण को नहीं छोड़ना है, वो आपके ऊपर इसमें निर्भर करेगा। स्वतंत्रता आपको दिखाएगी ये चीज़, ठीक है? वही बातें यहाँ पे हो रही है। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए, एक आम जन में भाषा में देखेंगे इसमें, बहुत छोटा सा वो, जैसे कि देखिए कोई अगर महिला जो है, अगर कोई महिला अभी रास्ते से जा रही है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए ठीक है। तो मैं बता रहा था क्या चीज़, कि देखिए कोई महिला है, अगर रास्ते से जा रही है, तो क्या करेंगे, बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि उसको बेफ़ालतू कमेंट करते हैं। ऐसा होता है, जो कि उसको नहीं भी बोलना है, फिर भी लोग उनको बोलते हैं। तो कि वो यहाँ पे हो रहा है ना, कि उससे व्यक्ति के और समाज के ऊपर ऐसा दबाव बन रहा है कि महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कि वहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ऐसा एक बन गया है। तो क्या होता है, ये आपकी व्यक्तिगत राय होगी, जो कि अगर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो उसको किसी को फालतू नहीं बोलना है। गाँव में ऐसा अधिकतर देखने को होता है। गाँव में महिलाएँ शाम को नहीं निकलती हैं ज़्यादा। तो यही यहाँ पे कर रहा है कि किस पे प्रतिबंध लगाना है, ज़रूरी भी है। आपके सिद्धांत के ऊपर भी ये होता है, आपके आदर्श। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक-टोक लगाएं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। कौन सा है? तो स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं।
अब देखिए प्रतिबंधों के स्रोत के बाद पहले देखते हैं यहाँ पर वाद विवाद संवाद देखते हैं कुछ। लड़के लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वह किससे शादी करे। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए, अब मुझे आप थोड़ा सा इसमें वाद विवाद में, बात और संवाद में थोड़ा सा इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू बताइए, मतलब एक पॉजिटिव थिंग, एक निगेटिव थिंग। और कौन से आर्टिकल में है? चलिए आर्टिकल मैं बताता हूँ। आर्टिकल 21 में ये बातें कर रहा है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ था 2017-18 में, जो भी क्वेश्चन था कि लड़की को या लड़के को अपने पसंद के लड़के से शादी करने का या लड़की से शादी करने का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल में था? तो ये आर्टिकल 21 में था। थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि लड़के और लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावक जो होते हैं कुछ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थिंग बताइए मुझे। देखिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है हर एक पहलू में। तो 4 शब्द पॉजिटिव और 2 शब्द निगेटिव का जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपके आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ है। पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन देते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष देते हैं, कंक्लूजन उसका। तो आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया है। अब यहाँ पे बस खाली आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा निगेटिव अपने शब्दों में लिखिए, अपने भाषा में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये काम जरूर करेंगे आप। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिबंधों के स्रोत देखते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। आपके ऊपर कोई कानून व्यवस्था लगाई, जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल कैसे बनता है, चलिए अच्छा मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका मोटरसाइकिल हो गया, इस पर आप बैठ गए हैं और आगे पुलिस वाला यहाँ पे आपको रोक लिया, कह रहा है कि हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो। तो आप बोलोगे कि अरे मेरी स्वतंत्रता है, मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं, लेकिन आपको यहाँ पे बाउंडेशन पर लगाया गया है। आप अगर हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, गिरेंगे पड़ेंगे, क्या होगा, सर फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो सरकार जो है आपको जीने की सुरक्षा देती है, लेकिन मरने के लिए नहीं बोलती है। आप मर नहीं सकते हैं, मरने की गारंटी नहीं देती है आपको, मरने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, आपकी मृत्यु हो गई तो इसलिए आगे जाके चालान काट देती है। यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मेरी स्वतंत्रता है, ठीक है। हेलमेट लगा कर ही चलना पड़ेगा। क्या होगा, आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप पे कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इससे आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जो कि आपके जीवन व्यवहार में ये हमेशा परिचर्चा में बना रहेगा और मतलब डेली यूज में ये रहता है। चलिए, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत और ध्यान दिलाता है। चलिए अब देखिए सामाजिक असमानता क्या होता है। सामाजिक असमानता देखिए जाति व्यवस्था में भी होता है। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि पहले का समय क्या था, वो वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय हो जाता था और उसके बाद वैश्य हो जाता था, फिर शूद्र होता था, ऐसे था ना। लेकिन अब क्या है सामाजिक असमानता में, जो जाति का कास्ट हो गया है, जैसे कि अब पंडित पंडित हो गए हैं लोग, पंडित मतलब वो जो है ना ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, तो ये होते हैं। तो ये लोग अपने को उच्च मानते हैं, लेकिन एस टी एस सी जो कास्ट हैं उनको अभी भी जाति व्यवस्था के मामले में देखेंगे तो नीचे मानते हैं अभी भी। और उसी में आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण में ये जो भी जनरल कास्ट के होंगे वो लोग उनका विरोध करेंगे, ये इनका विरोध करेंगे, नहीं हम लोग भी पीछे हैं। तो एस टी एस सी में बहुत लोग भी आगे हैं, लेकिन फिर भी अपने कास्ट की वजह से बोलते हैं कि नहीं मुझे पिछड़ा वर्ग में ही चाहिए। तो ऐसा होता है सामाजिक असमानता, ठीक है। तो इसमें जाति व्यवस्था को लेकर भी अत्यधिक असमानता का कारण को देखना मिलता है। आपने भी देखा होगा अपने गांव में, कोई देखा है तो कोई एग्जाम्पल आप भी बताइए। चलिए, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। चलिए प्रतिबंध तो लग रहा है ना, तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अगर किसी समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं रहे, कोई प्रतिबंध ही नहीं रहे, तो वहां की व्यवस्था क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी एकदम से, ठीक है। लोगों के बीच मत मनांतर हो सकते हैं,
अब मान लीजिए कोई किसी को गोली मार दिया, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाया गया, गोली मारने पर उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो क्या करेंगे, फटाफट लोग गोली मारना शुरू कर देंगे। तो प्रतिबंध होना चाहिए ना। उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों से लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म जो होती है उस पे भी लड़ाई हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर किसी खास फिल्म दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे, संघर्ष, हिंसा कई बार जान हानि तक ले जाते हैं, जान हानि तक हो जाती है इसमें। देखेंगे अगर आप गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, आपको पार्किंग सही जगह नहीं मिला, आप एकदम क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा होता है। जमीन वाद विवाद होता है, वहां पर सीधे लोग पुलिस थाने में पहुंचते हैं। अधिकतर जमीन का वाद विवाद देखेंगे भाई भाई में होता है। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे पीडीएफ में पढ़ने में, देखिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जो आपके डेली बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होता है, वैसे ही लैंग्वेज यूज करके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई बोरियत ना हो। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप एंटरटेन अगर करना चाहेंगे तो आप अपने लाइफ में क्या करेंगे, सिर्फ एंटरटेन ही खोजेंगे और आगे लाइफ बहुत कठिन होने वाली है। तो इसके लिए क्या है कि आप यहाँ पर कड़ी मेहनत के साथ में पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मेहनत दिखा लेंगे तो बाद में आप लोगों को एक एक वर्ड बोलेंगे, आपके एक एक वर्ड की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है। तो अभी इंटरटेन होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम जरूरी होता है कि विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। जैसे कि किसी पार्टी की बातें जब होती है तब देखेंगे किसी क्या क्या राय होती है। कोई अच्छा मान लीजिए एक छोटे भाषा में देखिए, मोदी जी जो पार्टी कौन सी है, बीजेपी। बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, और भी जैसे डीएमके हो गया, टीएमसी हो गया, और कौन सा होता है एसपी हो गया, मतलब एसपी मतलब सपा बसपा, मतलब ऐसी कोई पार्टी होती है। सबका अलग अलग मत होता है ना, कि उनको क्यों दे रहे हैं, उनको वोट क्यों कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग राय होता है, उसी के बारे में कह रहा है कि देखिए वो अपने विचारों को स्वतंत्र रखिए लेकिन अपने संस्कारों में बंधे रहिए। तो हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद को हो सके। ठीक है। मतलब किसी का भी ऐसा समर्थन मत करिए जो कि आप दूसरों से लड़ जाए। पता चला कि आप अपने दोस्त हैं और किसी पार्टी की बात कर रहे हैं और पता चला कि आप दोनों में ही लड़ाई हो गया और यहाँ पार्टी दोनों मजे ले रहे हैं अपने में। तो ऐसा नहीं करना है, चर्चा करिए लेकिन वाद विवाद मत कर लीजिए। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पार्टी की बात कर रहा है और उस पार्टी में आप उसके समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं, आपको मारने लगा, तो इसीलिए कानून तो बनाया गया है कि आपको कोई हानि न पहुंचाए, कोई क्षति न पहुंचाए। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए अब ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हानि सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं थोड़ा सा उदारवाद क्या होता है। उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद, ऐसा ऐसा शब्द सुना होगा। तो देखते हैं अब यहाँ पर उदारवाद। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं।
एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य को साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदारवादी कहेंगे किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। किसको? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को ही संदेह की नज़र से देखते हैं। तो देखेंगे, अगर उदारवादी, ठीक है, एक उदारवादी जो होता है, एक होता है समाजवादी, ठीक है, एक उदारवादी हो गया, एक समाजवादी हो गया। अगर उदारवादी देखोगे तो उदारवादी में क्या है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन दोनों सही है। और समाज में क्या होता है, तो इसमें समाज को महत्व दिया जाता है कि समाज क्या सोचता है, समाज क्या कहता है। उदारवादी में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति क्या सोचता है, ठीक है। चलिए, ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे अब यहाँ पे टॉपिक को, हानि सिद्धांत क्या है। हानि सिद्धांत देखिए, एनसीईआरटी क्लास 11 का इतना अच्छा बनाया गया है इस बार न्यू एडिशन का, जो कि इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट होते हैं इस पर, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए एनसीईआरटी देखिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने आंसर राइटिंग में ये सब लिख सकते हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा किताबी भाषा नहीं, बल्कि अपने शब्दों में जितना यूज करेंगे, क्योंकि अपने शब्दों में कहीं पे भी आपको बोलना रहे, कहीं पर भी आपको लिखना रहे, तो आप अपने शब्दों में लिख सकें, क्योंकि आपके शब्दों का ही महत्व दिया जाएगा। चलिए, हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श से इन्हें हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन में शब्दों में पढ़ें, क्या लिखा है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है? इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ये मिल के शब्दों में है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो स्वसंबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पर संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाले हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। मतलब कोई छोटा मोटा
कोई किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको समाज के द्वारा ही थोड़ा सा समाज सुलझा उलझा के हटा देना चाहिए, वही बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब संगीत बहुत तेज़ बज रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पुलिस केस दर्ज कर दिया जाए, मतलब होता है, लेकिन मिल का कहना है कि इसको समाज के द्वारा ही थोड़ा-सा कर देना चाहिए, कानूनी सलाह सलाह नहीं लेना चाहिए इसमें सहायता। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे-छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छा है ना। देखिए किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। अब देखिए एक मिल है जो कि समाजशास्त्री हैं और उन्होंने कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है, पर संबंध के बारे में बताया है। अब पर संबंध के बारे में आपने जान लिया है कि छोटी-मोटी गलती अगर है तो समाज का जो भी दंड है उनको थोड़ा दे दीजिए, कानूनी दंड नहीं देना चाहिए। जैसे कि अब संगीत का एग्जाम्पल दिया है, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए देखेंगे अब। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग-अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। नफरत फैलाने पर आजीवन कैद की मांग करेंगे क्या? अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती हैं, या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार को कटौती की जा सकती है, उसके अधिकार की जो है कटौती कर सकते हैं। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की मान्यता बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक किसके बारे में है? स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता के बारे में क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या नकारात्मक हो सकता है। किसी को स्वतंत्रता ज़्यादा देना चाहिए, किसी को कम देना चाहिए, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको लिखने में बहुत मदद होगा। इस अध्याय में हमने स्वतंत्रता के हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं के अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। इन दोनों टॉपिक को ऊपर पढ़ा। राजनीति सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या कहना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा
व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है? और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती है? या ऐसा मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता, आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है? और नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी स्वामी मैं हूँ। और नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। ठीक है, क्या करने से मुक्त होता है वो होता है नकारात्मक। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता है, कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। लोकतंत्र है तो मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिससे रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल भी हो, तभी वह खिल पाता है। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। किसमें? भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। सरकार की जरूरत सरकार की है ये। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, उसका अधिकार है ये, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि विवेक के विकास के लिए, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो जरूरी तो यही है ना, जीवन जीने के लिए जो जरूरी अवसर हो, जैसे शिक्षा हो गया, विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उस पर क्या हो गया, उसको पहुंच होनी चाहिए व्यक्ति की। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। और दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें। अब देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके संविधान में है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्ट, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जेस मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह माना भी कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बालेतर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार को बचाव करूंगा।
हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता ये दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई और इसी तरह से ओब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते का गोडसे होता है ना, नाथुराम बोलते का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि यह तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक पर प्रतिबंध लगाने लगते हैं, तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, कोई भी फिल्म बनता है तो सेंसरशिप द्वारा उसको देखा जाता है, पहले उस पर प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना है, उसको जारी कैसे करना है। तो पहले उस फिल्म को दिखाया जाता है, बताया जाता है, स्टोरी बताया जाता है, तब जाके वो रिलीज होता है फिल्म। किसमें नहीं, क्या प्रतिबंध भी कभी नहीं लगाए जाने चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसी से जुड़ी दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए समझौते से बंधा हुआ है। अब बताइए, ये इंग्लैंड में है, जो राज परिवार के लिए काम कर रहा है, राजमहल के आंतरिक मामलों की बातें मतलब है, उस बात को नहीं लिखेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति में के बारे में कोई इंटरव्यू साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है कि नहीं है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता इस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। सबसे पहले किया था ना, स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। देखिए, कुछ प्रश्नावली आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, तो चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है।
अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। पहला कारण पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई को अंश को भी खो देंगे। चलिए दूसरा कारण देखेंगे। दूसरा कारण से पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न आता है आपके सामने, देखेंगे। ये चैप्टर खत्म हुआ। क्या प्रश्न है? स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको बारे में बोलता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। अगर हो सके तो आप भी थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन को। मैं अपनी विचार रखता हूँ, आप अपने विचार रखिएगा। स्वतंत्रता से क्या आशय है? देखिए, स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति या समाज को बिना किसी बाधा के अपने विचार, कार्य और जीवन के निर्णय लेने का अधिकार से है। ठीक है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह सीधा संबंध राष्ट्र की स्वतंत्रता से होता है, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को समान अधिकार, सुरक्षा और अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी। व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दायरा है वो राष्ट्र की स्वतंत्रता से तय होता है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र न हो तो व्यक्ति भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का संतुलन समाज के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्या है? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक, देखिए इसके पहले भी ऊपर पढ़ाया गया था। तो देखिए, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक में कुछ अवधारणा है, जिससे तो पहले नकारात्मक देखते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, नकारात्मक दिया था, नकारात्मक देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी बाधाओं, प्रतिबंधों और हस्तक्षेप से मुक्ति। यह बताती है कि व्यक्ति को क्या करना नहीं चाहिए या उसे किन चीज़ों से रोका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर देखें तो किसी को अपनी राय व्यक्त करने से रोका न जाए। ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता में देखेंगे, सकारात्मक का आशय है किसी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और क्षमता से है, जिसमें वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो। यह बताती है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या कैसे बेहतर बनना चाहिए, उसके बारे में बताता है। इसमें तीसरा है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? तो देखिए बिल्कुल, सामाजिक प्रतिबंधों का आशय उन नियमों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से हैं जो समाज के सुचारू संचालन और सामूहिक भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्रतिबंध व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं ताकि उसकी स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों या समाजों के हितों को नुकसान न पहुंचाए। ये हो जाएगा सामाजिक प्रतिबंध। वही देखेंगे, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? तो देखिए, स्वतंत्रता को अनियंत्रित या असीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए उचित प्रबंधन और प्रतिबंध आवश्यक है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई में संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए, कानून और नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को
संरक्षित करते हुए समाज में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका होती है? देखिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही होती है महत्वपूर्ण। राज्य संविधान और कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति, विश्वास और कार्य करने की आज़ादी सुनिश्चित करता है और साथ ही उन पर देखिए अनुचित प्रतिबंध और शोषण को रोकता है। राज्य न्यायपालिका, पुलिस और अन्य संस्थाओं के माध्यम से कानून का पालन सुनिश्चित करता है ताकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो और साथ ही राज्य समानता, शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करके सकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इस तरह राज्य स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई में संतुलन बना रहता है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या है? अगर हो सके तो एक उदाहरण बताइए। तो क्या हो सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इसके देखिए ऊपर पूरा पड़ा है। मैं अपने बारे विचार से बताता हूँ, आप अपने विचार से बता सकते हैं। देखिए, आज व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अपने जीवन के निर्णय लेने, विचार प्रकट करने, धर्म चुनने, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता समाज में एक जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनने का आधार है। ये सब आधार है। हालांकि स्वतंत्रता असीमित नहीं है, ठीक है। यह अन्य लोगों के अधिकारों और समाज के नियमों से सीमित होती है। समुचित प्रबंध का अर्थ है स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग जो समाज के हितों और नैतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करे। अगर उदाहरण के लिए देखेंगे, किसी को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसे ऐसा करने में नफरत या हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। अपने विचार प्रकट करिए खूब, लेकिन उससे नफरत, हिंसा न फैले। राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सभी कोई स्वतंत्रता की रक्षा करे और इसके दुरुपयोग को रोके। जैसे सड़क पर ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक नियम अनिवार्य किए गए हैं ट्रैफिक नियम। तो आपको लाइसेंस लेके चलना है, इंश्योरेंस रखना है और नियम से आपको पालन करना है। रेड लाइट है तो आगे नहीं बढ़ना है, जब ग्रीन लाइट हो तभी क्रॉस करिए, वैसे। और ताकि हर किसी की स्वतंत्रता और सुरक्षा जो सुनिश्चित हो सके, तो इस प्रकार स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। तो चलिए देखेंगे। तो ये हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे आज। क्लास 11th की एनसीईआरटी ये है, ठीक है। आप यूपीएससी के लेवल के एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी के लेवल से सोचिए और इसको पढ़िए। स्वतंत्रता के बारे में आज हमने पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है, जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। स्वतंत्रता, देखिए 27 साल जेल में रहने के बाद भी नेल्सन मंडेला आज किस मुकाम पर थे, ये है आंग सान सू की, इनके बारे में बताया गया था। तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे। और डेली देखिए यूपीएससी का टेस्ट चलाया जाता है, मैगजीन कराया जा रहा है मैडम द्वारा। तो आप सब लोग उसमें ज्वाइन हुआ करिए, पढ़ा करिए डेली। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए और रिवीजन करेंगे। अपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।